आप सुन रहे हैं कहानी एक टुकड़ा आसमां का पहला भाग। उदास चेहरे की निशब्दता भी पढ़ लेते हैं अभय, ये सोचते हुए सुमन उसके प्रश्न पर बस एकटक उसका चेहरा देखती रही। बोलो सुमन, किसका फोन था? सुमन की आंखों में झांकते जहां गहरी झीलों के मुहाने साफ नजर आ रहे थे, बेबस कर देने वाली उदासी के कोहरे की चादर से ढकी हुई लापता झील भी थी मानो। सुमन के शब्द आंखों में बूंदों की तरह झलक आए। ये देख अभय एकदम से उसका चेहरा अपनी हथेलियों में भर लेता है। सुमन। अभय के शब्द मरहम की तरह उसके अंग से लिपट गए। अभय, इस बात तो ईश्वर हमारी सुनेंगे ना? दर्द शिकायत की आंचल में लिपटा था, नितांत एकांकी, निशब्द। अभय को पता था सुमन बहुत जल्दी भावुकता में आंसू बहा देती है, लेकिन ये कोई फिल्म का इमोशनल टुकड़ा नहीं था, बल्कि ये उनके जीवन का विकराल सच था, जिसे अभय भी उतना ही महसूसता था जितना कि सुमन। अंदर से उसका मन भी उतना ही गीला हो उठा, फिर भी उसे अपने हिस्से का दर्द छुपाना ही था। कैसी बात कर रही हो सुमन? मेरा विश्वास करो। अभय कहता कहता रुक गया। सुमन अवाक उसका चेहरा देखती रही। अभय का वादा कहीं उसकी डॉक्टरी पर हावी ना हो जाए। सुमन डर कर जल्दी से अपनी हथेली से उसका मुंह बंद कर देती है। मैं आप पर कोई बोझा डालते नहीं देख सकती। ऐसा कहते सुमन की हथेलियां लरच जाती हैं। मन कुछ कहता, दिमाग कुछ कहता, कैसी उलझनों में मन दो हिस्सों में बटा जा रहा था। अभय खुद डॉक्टर है, तब क्या कभी किसी का इलाज करते वक्त वादा करते हैं ऐसे? नहीं ना। आखिर डॉक्टर सिर्फ प्रयास कर सकते हैं, भरसक प्रयास, पर वादा कर खुद की आत्मा को जवाब कैसे देंगे? ये सुमन कैसे देख पाती? अच्छा। अभय उसकी हथेली हटाते हुए मुस्कुराते हुए बोला, किसका फ़ोन था? अब तो बताओ, क्या मम्मी का? अभय सुमन की माँ को मम्मी ही कहते और अपनी माँ को माँ। मम्मी सुनते समझ गई कि वे किसकी बात कर रहे थे। धीरे से सुमन हाँ में सर हिलाकर खामोश रहना चाहती थी, पर अभय मुस्कुरा रहे थे। अच्छा, तो आपकी मम्मी ने कौन सा उपाय बताया है? कहकर बिन आवाज के मुंह खोले जैसे वे हंस दिए हो। सुमन शर्मा जाती है, जैसे कहती इस बार उसकी माँ ने सफ़ेद गाय के बछड़े को 2 सप्ताह तक गुड़ खिलाने को कहा है। अभय इन सब चीज़ों को कहाँ मानते, पर उनका प्रेम भी कैसे स्वीकार कर लेता, ये सोच सुमन भी हौले से मुस्कुरा देती। ये दूसरा लॉकडाउन था। दिन ऐसे ही घर की 4 दीवारी में बीत रहे थे, लेकिन अभय तो डॉक्टर है, उनका काम कहाँ रुकता है। वह उसे काम पर जाते हुए देखती और उनका काम देख वे गर्व से भर उठती। अपने हॉस्पिटल में वे रोजाना जाते और जाते जाते सुमन को ढेरों ताकीद कर जाते। आखिर तीसरी बार का सुमन का ये बच्चे को लेकर प्रयास था। हाँ, वे डॉक्टरी भाषा में इसे प्रयास ही कहते, पर सुमन को शब्द ना कह पाते। अपनी शादी के 5 सालों में बच्चों के लिए सुमन के दुख से कहीं ज़्यादा अपने परिवार और रिश्ते नातों में बच्चों को लेकर चर्चा वे सुन चुके थे। कई बार झुंझला जाते कि मैं डॉक्टर हूँ, भगवान नहीं। पिछली बार तो मम्मी आई थी, उससे पहले तो माँ आई थी। कितना मानसिक दबाव महसूस करते, बार बार समझाते कि सुमन की मेडिकली दिक्कत है, हो सकता है कुछ हो जाए पर ना भी हो। इस पर माँ ने जाने कितने पूजा पाठ करा डाले, होम हवन, पंडितों को दान दक्षिणा हो गई। सुमन दिशा में लेटेगी, वे खाना ये खाएगी, वो ये नहीं खाएगी, सब माँ ही तय करती, उसकी एक नहीं चलती। फिर भी ये सोच कर चुप हो गया कि अनुभवी माँ किसी डॉक्टर से कहीं ज़्यादा प्रबल दिखती है। आखिर उनकी भलाई ही वे तो कर रही हैं सब।
शादी के 2 साल बाद उनके इकलौते बेटे का बच्चा होना ही तो उनकी एकमात्र इच्छा थी। वे किसी भी तरह से माँ का उत्साह नहीं तोड़ना चाहता था, पर होनी कौन रोक पाया। बच्चा 5वें माह में सबको रोता और ढेर दिलासा देता चला गया। सुमन पूरी तरह से निराश और उदास हो गई। माँ ने तो जैसे सारी उदासी अगली आशा पे उझेल दी। अभय ने बता दिया कि पूरे 1 साल तक कोई बच्चे का नाम नहीं लेगा। सुमन की जान वे किसी भी तरह से खतरे में नहीं डाल सकता। माँ चुप रह गई, पर रिश्ते नातेदार कब चुप रहने वाले थे। लखनऊ से बाराबंकी क्या इसलिए वे लोग जाते कि जब भी जाएं तो सारी बातों का ओर छोर अंतोगत्वा सिर्फ बच्चों पर ही आकर रुक जाए। ऐसे माहौल में सुमन की उदासी और गहरा जाती। पर क्या करे, उसे हर सप्ताह ही बाराबंकी जाना होता। दोनों के घर बाराबंकी में ही थे, इसलिए अभय का एक पैर अपने कार्य क्षेत्र लखनऊ में होता तो दूसरा बाराबंकी में। आखिर दोनों ही अपने अपने घर की इकलौती संतान थे, तो उनसे जुड़ी उम्मीदें इससे और विशालकाय हो जाती। इसी का नतीजा था कि जाने कौन से बाबा की भभूत का नाम लेकर साल भर भी सुमन नहीं रुकी और अपनी जिद पर 6वें माह में फिर उम्मीद से हो गई। एक बार फिर दोनों घर भविष्य की खुशी पर झूम उठे। आखिर सुमन की माँ सुमन के साथ रहने आई। ये अभय की माँ की इच्छा थी। उन्हें लगा बेटी अपनी माँ की उपस्थिति में ज़्यादा सुकून से रह सकेगी। मानो दोनों घरों में ये बच्चा ही बस उनके जीवन की एकमात्र खुशी हो। लेकिन अभय सुमन के लिए ज़्यादा परेशान रहता। सुमन की माँ आ गई, फिर हर रोज़ कोई न कोई उपाय सुमन से करवाती। अभय संकोचवश चुप रह जाते। खैर कुछ आपत्तिजनक भी नहीं रहता। कभी काले कुत्ते को रोटी खिलाना, कभी पूजा के वक्त मंत्र जपवाना, खुद भी घंटों मंदिर में समय भी बिताती। सब कुछ सामान्यतः चल रहा था, बस वो एक दिन अगर नहीं आता तो। अभय का मन डर कर चित्कार उठा। सुमन की उल्टियाँ थमने का नाम ही नहीं ले रही थी। 3 महीने भी नहीं हुए थे। यूँ तो खाना पच ही रहा था, अब तो पानी की भी उल्टियाँ हो जा रही थी। अभय दवाइयाँ देते, इंजेक्शन लगाते, पर सब बेअसर रहा। पेट में इतना दबाव बढ़ा कि सुमन एक बार फिर उस बेइंतहा पीड़ा से गुजरती, जिससे गुजरते अभय उसे कभी नहीं देखना चाहता। वो दर्द भरी रात थी। अपने ही हॉस्पिटल में सबसे बेबस और लाचार नजर आ रहा था अभय। आज भी वो रात सपने में उसे दहला जाती। इस बार सुमन को अपनी कसम दे दी कि 2 साल तक कोई बच्चा नहीं, और अगर ऐसा नहीं है तो हम गोद ही ले लेंगे। इस आखिरी शब्द से जैसे दोनों घरों में भूचाल सा आ गया। माँ अपने इकलौते बेटे को अपनी संतान देखना चाहती थी, तो मम्मी अपनी बेटी को नकारा साबित होते बिल्कुल देखने को राजी नहीं थी। हाँ, कुछ समय के लिए सुमन का शरीर सुधर जाए, बस तब तक वे अपना मंतव्य जरूर रोक सकती थी। मम्मी वापस चली गई। साथ ही दोनों परिवारों की ओर से सीधे तौर पर जतला दिया गया कि ऐसा वे सपने भी न सोचें, क्योंकि ऐसे बच्चे को न मन से परिवार का प्यार मिलेगा, उल्टा मन उसे देख देख कर और दुखेगा। सुमन अश्रुपूर्ण विदाई में माँ के गले लगी तो माँ ने रोज देवी की तस्वीर के आगे दिया बाती करने की ताकीद देती चली गई। इस बार ये बीमारी के चलते देश भर में हुए अचानक लॉकडाउन के कारण ही दोनों माँओं में से कोई भी चाह कर भी सुमन की तीसरी उम्मीद पर उसके पास लखनऊ नहीं आ पाई थी। खैर सभी को अभय की समझदारी पर और अपने द्वारा फ़ोन पर दी जाने वाली हिदायतों पर भरोसा था। बहुत देर सुमन अभय के कंधे से लगी सुकून से उसकी ओर झुकी रही, तब तक जब तक फ़ोन की घंटी नहीं बज गई। अभय ने फ़ोन उठाते हाँ ओके शब्दों से सुमन समझ गई
अब अभय के हॉस्पिटल जाने का समय है। वे उनके फर्ज के आगे कभी रोड़ा नहीं बनती। अभय के बोलने से पहले ही वे खुद को संभालती हुई अपने चेहरे पर भरपूर मुस्कान लाती ही बोली, आप बिल्कुल फिक्र न करें, मैं अच्छे से रहूंगी। शाम वाली टैबलेट भी ले लूंगी और आपका बनाया खाना भी खा लूंगी। पर अभय एकदम से घबरा कर उसकी तरफ देखते हैं। वो वॉचमैन से मैंने पूछा था, उसके घर में सफ़ेद गाय है, मैं रोटी गुड़ दे दूंगी तो आप उसे देते हुए चले जाएंगी ना? सुमन जल्दी से बोली तो अभय कस कर हंस दिए। ओके ओके ठीक है। दोनों के चेहरे भरपूर मुस्कान से खिल उठे। अब ऐसे लॉकडाउन दिन में कोई नौकर की व्यवस्था न थी तो अभय ही अपने भरसक प्रयत्न से घर का हर संभव कार्य कर देते या सुमन की मदद ही कर देते। सुमन इस बार बहुत खुश थी। न उल्टियाँ थी न पेट दर्द। दिन हल्के फुल्के बीत रहे थे। हालांकि 7-8 घंटे उसे अकेले बिताने पड़ते, पर वे अपने पति की जिम्मेदारियों को समझती थी। वो भी ऐसे हालातों में जब डॉक्टर बीमारों के लिए भगवान से कम नहीं थे। और इस पर सुमन रोड़ा भी नहीं बनती। हॉस्पिटल का स्टाफ भी बहुत सहयोग करता। अब एक कोविड के मरीजों से फ़ोन पर बात कर दिलासा देते, अपने जूनियर्स को समय समय पर निर्देश देते रहते और बाकी के समय और तरह के मरीजों को देखते। सब जानते थे उनकी पत्नी की ऐसी स्थिति है तो उन्हें संक्रमण से बचाने तो सभी को सहयोग करना ही होगा। अब मैंने घर की डोरबेल बजाई। इस बार 1 बार 2 बार 3 बार पर कोई आहट न हुई। मन आशंकाओं से भर गया। घबराहट में जल्दी जल्दी दरवाजे पे दस्तक देने लगे। सुमन को क्या हुआ, क्यों दरवाज़ा नहीं खोल रही है? खुद ब खुद से प्रश्न करता अब अभी वॉचमैन को फ़ोन करने लगता है। किसी तरह से 2 लोग मिलकर दरवाज़ा तोड़ लेंगे, फिर एम्बुलेंस को कॉल करूँगा। उफ! अभय की आंखों के सामने सुमन का चेहरा घूम गया। शांत बेखौफ जो पूछ रहा था, क्या हुआ, क्यों परेशान है अब? सुमन, वो कल्पना नहीं हकीकत थी। अभय को एकदम से लगा कि सुमन को अपनी आंख में समेट ले और उसके कदम ठहर गए। ओह, मुझे पता ही नहीं चला, मैं सो गई थी। आपको यहाँ खड़े बहुत देर तो नहीं हुई ना? सुमन के होंठ थोड़े लरच गए, जिसे देख अभय के चेहरे पे हल्की मुस्कान आ गई। नहीं नहीं, बस अभी आया था। अभय ने हमेशा की तरह ये परेशानी भी उससे छिपा ली। सुमन दरवाज़ा खोलकर अंदर चली आई। उसे पता था कि हॉस्पिटल से आते अगले कमरे में अभय खुद को निसंक्रमण करते, तभी उसके पास ही घर के अंदर प्रवेश करते। सॉरी, पता ही नहीं चला, आज कैसी नींद लग गई इतनी गहरी, कहती हुए अभय की बाहों में सिमट गई। अभय उसके बालों को धीरे धीरे सहलाता रहा। फिर टेबल से मोबाइल निकाल कर कोई गाने लगा देता है। कमरे की मध्यम मध्यम रोशनी में गाना हौले हौले चल रहा था। चंदन सा बदन चंचल चितवन, धीरे से तेरा ये मुस्काना, शब्द मन को हौले हौले सहलाने लगे। अभय सुमन के साथ अपनी इस छोटी सी दुनिया में खुश और संतुष्ट था, पर रह रहकर सुमन की प्रेगनेंसी का ख्याल किसी बेमियादी डर से उसे भर देता। सबकी उम्मीदें दूर से ही उन्हें ताकती भी लगती। माँ हर रोज़ फ़ोन करके उन्हें ढेरों आशीष देती, अपने ना आ पाने की विवशता प्रकट करती और अगले ही पल इस तालाबंदी के कारण कोरोना को जी भर कर कोसती। ये सोच अभय मन में ही मुस्कुरा लेता। 7वां महीना था। अभय हर घड़ी सुमन की स्थिति का जायज़ा लेता रहता। सुमन हैरत से देखती, तब अभय उसकी नाक की नोक पर उंगली रख कर कहता, मेरा मन कहता है इस बार तुम्हें मम्मी बनने से कोई नहीं रोक सकता। और आपको पापा? इस बात पर दोनों की खिलखिलाहट से घर बढ़ जाता। इस तरह से ये लॉकडाउन ना होता तो सब आते और कितना अच्छा लगता ना। कोई बात नहीं, ये समय भी गुजर ही जाएगा, कहते हुए अभय हॉस्पिटल निकलने की तैयारी करने लगे।
सुमन अभय को तैयार होता हुआ देख रही थी। मन ही मन जाने क्या सोच रही थी। सब कुछ कितना बदल गया है। अपनों को दूर करने वाली कोई बीमारी भी होती है क्या? आम समय होता तो पड़ोस वाली भाभी जी आ जाती या इसी शहर में रह रही उसकी दूर की मामी आ जाती। अव्वल तो घर मेहमानों से भर जाता। सोचते सोचते सुमन सोफे पर बैठ जाती है। सहसा उसे लगता है कि उसके कपड़े कुछ गीले हैं। सोफे का हैंडल पकड़कर मुड़कर देखने का प्रयास करती है। क्या पानी गिरा है सोफे पर? अगले ही पल उसे एहसास होता है कि उसका कपड़ा भीग रहा है। उसके अंतरस से कुछ रिस रहा था धीरे धीरे। सुमन घबरा कर दरवाजे की तरफ देखती है। अभय पूरी तरह से तैयार थे जाने के लिए। अपने जूतों के तस्मे बांधकर जाते हुए वे सुमन की ओर मुस्कुरा कर देखते हैं तो सन्न रह जाते हैं। सुमन के चेहरे की हवाइयाँ उड़ी हुई थी। आगे जानने के लिए सुनते रहें कहानी एक टुकड़ा आसमान। इसके लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।